त्योहार। अब एग्जाम आप लोग का भी लगता है कि ले लेगा। वो जो अनिश्चितता बनी रहती है कि लेगा नहीं लेगा, लेगा नहीं लेगा। जैसे उत्पाद सिपाही वाला बहुत लोगों का रिजेक्ट हुआ, आप लोगों में से किसी का नहीं ना हुआ। इसी तरह से नगर पालिका वाला में सबको समय दिया गया है। जो लोग नगर पालिका वाला वैकेंसीज को भरे थे झारखंड वाला, उसमें समय दिया गया है 9-10 तक सुधार कर लीजिए। और जेएसएससी सीजीएल में भी अगर कोई बदलाव करना है या उसमें कुछ विषय बदलना है या कुछ गया है, तो उसके लिए भी 9 और 10 तक समय है आपके पास। 9 तारीख को पोर्टल खुलेगा, 9 और 10 2 दिन में उसमें सुधार कर लीजिए। किसी का साइन छूट गया और चेक कर नहीं भी तो कम से कम एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। आपको ये विश्वास है कि शायद कर दिए होंगे, लेकिन 9-10 को जब पोर्टल खुलेगा तो एक बार चेक करके देख लीजिएगा कि हमारा सही है कि नहीं है। नहीं तो फिर बाद में हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि दोबारा कोई ऑप्शन नहीं और आप कोर्ट भी नहीं जा सकते कि आपको बार बार समय दे रहा हो। तो इसे अभी उसमें रिजेक्ट कर दिया उत्पाद सिपाही वाला में। और उसमें एग्जाम मेरे अंदाज से इस महीने के अंत तक दौड़ कर लेगा, क्योंकि उस दिन ये निकाला था, नोटिफिकेशन निकाला था कि कौन सा एजेंसी इस काम को कराएगा। इंटरेस्ट जताने के लिए या एक तरह निविदा देने के लिए कि दौड़ की प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए एक एजेंसी की खोज की जा रही है। और वो ट्रायल लेगा, आज या कल उसका ट्रायल था, 8 तारीख को ना। वो ट्रायल लेगा, 8 और 9 को ट्रायल लेगा, अलग अलग एजेंसी उसका दौड़ वाला, दौड़ कौन कराएगा, और उसी को काम दिया जाएगा ताकि वो निष्पक्ष और ईमानदार तरीके से आपकी दौड़ को पूरा कर सके। लड़कों को 10 किलोमीटर 1 घंटा, और लड़कियों को 5 किलोमीटर आधा घंटा। हाँ, घटा दिया गया है, अब घटा दिया गया है ना। अब केवल दौड़ की दूरी कम कर दी गई है, समय का स्पीड वही रहेगा आप, है ना। भाई उत्पाद सिपाही बनना है, अरे जीवन में तो एक ही बार दौड़ना ही है, एक ही बार तो दौड़ना है, उसके फिर के दौड़ना ही नहीं है। तो लोग उत्पाद सिपाही भरे हैं, चाहे कितना भी सेना में जहां जाते ना, जीवन में एक ही बार दौड़ना पड़ता है, एक ही बार। फिर उसके बाद नौकरी लगने के बाद कभी तोंदू होते जाता है वो, है ना। चलिए ठीक है। और जब सरकार नियम बनाई कि चोरी करते हुए पकड़े जाएंगे तो आपको 3 साल का कैद और जुर्माना दोनों होगा। लेकिन सरकार को इस नियम बनाने के पहले सोचना चाहिए, एग्जाम लेंगे तब ना चोरी होगा। हाँ, एग्जाम ही नहीं लेगा तो चोरी कहाँ से होगा, है ना। जहाँ रोज एग्जाम होता है उसमें भी ये प्रावधान लागू होना चाहिए था। जैसे एकेडमिक में एग्जाम होता है कि आप एकेडमिक चोरी करके पास कर जाइए, कोई दंड नहीं है ना। जब ये लागू किया गया तो एकेडमिक में भी लागू होना चाहिए कि मैट्रिक में चोरी करते हुए पकड़े जाएंगे तो आपको ये सजा होगी, इंटर में चोरी करते हुए तो ये सजा होगी। खाली प्रतियोगिता परीक्षा में ही क्या कर रहे हैं भाई आप। हाँ, सब में लागू होना चाहिए था। प्रतियोगिता परीक्षा में चोरी करेंगे तो आप अपराधी हैं, लेकिन मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन में आप नकल करके डकैती करके पास हो जाइए, चलेगा कोई। और नियम तो बना रही है सरकार, लेकिन परीक्षा ले तब ना। अब तक कितना परीक्षा ली है, तो इसलिए इसकी आलोचना हो रही है। हमको नहीं लगता कि ये कानून को बहुत इफेक्टिव साबित होगा। कानून यहाँ बहुत कुछ बना है, लेकिन केवल कागजों पर रह गया है। तंबाकू बेचना मना है, गुटखा बेचना मना है, कोविड काल से लगा हुआ था। हाँ, प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा हुआ है, क्या कितना अच्छा प्रतिबंध है। कोई ऐसा ठेला, कोई ऐसा दुकान नहीं है जहाँ पर प्लास्टिक आपको नहीं मिलेगा। और मापदंड से बेकबाहर का चीज, खैर नियम बनते ही तोड़ने के लिए, तो लोग करेंगे क्या। अगर नियम आप तोड़ेंगे नहीं तो करेंगे क्या, किसको सजा देंगे। चलिए, हम लोग झारखंड का ज्योग्राफी में चल रहे थे। कल ज्योग्राफी के जिन हिस्सों को पढ़े थे उसका एक अंतिम भाग पढ़ेंगे आप। देखिए, ये हम जो पढ़ रहे थे झारखंड का भौतिक स्वरूप, इसमें हमने पहले भूगर्भिक विकास को देखा, के बाद झारखंड का भौतिक स्वरूप को हम देख रहे हैं आज। इस भौतिक स्वरूप में
इस भौतिक स्वरूप में देखेंगे क्या, देखिए हम पहले पढ़े थे क्या, ये क्या क्या बांटे थे, 5 भौतिक प्रदेश में बांटे थे, पाठ क्षेत्र, मध्यवर्ती पठार, इसमें क्या था, रांची और हजारीबाग, वहां या निम्न पठार, इसमें क्या था, पंच पंचेत क्षेत्र, पंच परगना क्षेत्र था, सिंहभूम का क्षेत्र था, और उत्तर पश्चिम का, उत्तर पूर्व का राजमहल वाला क्षेत्र था, ये क्षेत्र हो गया। फिर दामोदर घाटी बेसिन, बराकर नदी घाटी बेसिन क्षेत्र था। अब संथाल परगना उच्च भूमि, और इसको हमको पढ़ना है आज, यानी ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हम लोग पढ़ चुके थे। आज ये 5वां प्रदेश, भौतिक प्रदेश बांटे थे। प्रश्न में सीधे पूछा जाता है कि झारखंड को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, झारखंड को कितने जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, झारखंड का विकास कितने भूगर्भिक चरणों में हुआ है, एकदम सीधा प्रश्न ऊपर का। और उससे अंदर जाएंगे तब आपको आएगा कि पाट प्रदेश का सबसे ऊंचा विस्तार किस काल में हुआ, झारखंड में नदियों का विस्तार किस काल में हुआ, ये सब उसके अंदर की चीज। तो आज हम लोग इसी में चलेंगे कि संथाल परगना उच्च भूमि या अपर्दित भूभाग। देखिए संथाल परगना का मतलब, ये जो आपका क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या है, संथाल परगना क्षेत्र है। हमने कल बांट के बताया था कि ये जो आपका ये जो क्षेत्र ये है पाट प्रदेश, ये ऊपर से और थोड़ा लगे, ये पाट प्रदेश जो झारखंड का सबसे ऊंचा प्रदेश है, ठीक है। इसके बाद ये हजारीबाग हो गया था, ये रांची का पठार हो गया था, ये दामोदर बेसिन हो गया था, ये आपका पंचायत और बाह्य पठार का हिस्सा हो गया था, ठीक है। तो संथाल परगना का संपूर्ण क्षेत्र अगर इसको हम लोग लेते हैं, ये क्षेत्र अगर हम लोग लेते हैं, तो कहीं भी ये 300 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है। जबकि हम क्या पढ़े थे, ये वाला क्षेत्र 1100 मीटर, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार 600 मीटर, मैदानी भाग 150 से 200 मीटर, ये पढ़े थे। अब ये जो है इसकी अधिकतम ऊंचाई को मान के चल रहे कि 300 मीटर है, लेकिन 300 मीटर से कहीं अधिक ऊंचाई नहीं है, अधिक ऊंचा नहीं है। इसका मुख्य पहाड़ी भाग ये संथाल परगना के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, जो दक्षिणी भाग तथा पश्चिमी भाग में अनेक नदियों द्वारा अपर्दित होकर निम्न स्वरूप धारण कर लिया है। यानी ये जो हिस्सा है यही सबसे ऊंचा भाग है। इधर पूर्वी की ओर कुछ नदियां निकली है और कुछ पश्चिम की ओर नदियां निकली, और इन नदियों के निकलने से जो समतल मैदान बना वह आपके इस क्षेत्र में आता। अपर्दित क्षेत्र यानी काट कर बना हुआ क्षेत्र, नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ मिट्टी से बने क्षेत्र, उसको अपर्दित क्षेत्र कह रहे हैं हम। तो यहाँ से जैसे अगर हम इधर जाएंगे तो इधर भी नदी मिलेगा, इधर देखिए अजय नदी निकलेगा इधर, और इधर आपको इधर आपकी इधर नदियां में आपको 2-3 नदियां हैं, पे आपका बना हुआ है कुनारा डैम, क्या है नदी बाबू, पे अमेरिका के सहयोग से जो बना है कुनार डैम, मसानजोर, किस नदी पर है, किस नदी पर है, मयूराक्षी नदी। तो ये मयूराक्षी नदी इधर बड़ा हुआ है, इधर अजय नदी निकल रहा है। तो ये जो बीच का हिस्सा है उभरा हुआ हिस्सा है, और ये उभरा हुआ हिस्सा के पूरब की ओर और पश्चिम की ओर, ये दोनों की ओर ये नदियां निकली है, और उसी के आधार पर हम इसे 2 हिस्सों में बांट दिए। एक को बोले राजमहल का पहाड़ी और एक को बोले अपरदित भूभाग, अपरदित भूभाग यानी कटा हुआ या मैदानी भाग। तो ये 2 चीज हो गए, ये 2 चीज हो गए यहां से। अब इसी में चलिए, अब जो उसका 2 हिस्सा हम पढ़ रहे हैं संथाल परगना वाला, तो राजमहल का पहाड़ी क्या है, राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है। मुख्य राजमहल पहाड़ी क्षेत्र दुमका, पाकुड़ और साहिबगंज जिला के मध्यवर्ती भाग को शामिल किया जाता है। दुमका कहाँ, दुमका कहाँ, और नीचे थोड़ा सा आएगा दुमका, पाकुड़ कहाँ, उसके नीचे, और साहेबगंज कहाँ, ये एकदम ऊपर वाला हिस्सा साहेबगंज। तो यहाँ के ये जो बीच का हिस्सा है ये हम राजमहल पहाड़ी का हिस्सा कह रहे हैं, ठीक है। और इसके मध्यवर्ती भाग को शामिल किया गया है। इसका मुख्य पहाड़ी क्षेत्र में अनेक नदियां निकलकर पूर्वी ढाल की ओर प्रवाहित होती है, और इन नदियों के द्वारा आकर ले गए निक्षेपण से जलोढ़ उच्च भूमि का निर्माण हुआ। यानी ये जो आप समझ लीजिए कि ये भूभाग है, और ये भूभाग का बीच का भाग कहलाया ये राजमहल की पहाड़ी।
इधर से कुछ नदी निकली और इधर से कुछ नदी निकली। अब इधर से जो नदी निकली, इसके द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टियां हैं, उससे जो क्षेत्र बना वह अपर्दित भूभाग बन गया। और वो क्षेत्र कौन कौन सा बन रहा है? देखिए, विक्षेपण से जलोढ़ उच्च भूमि का निर्माण हुआ और इस जलोढ़ उच्च भूमि में राजमहल, उधवा, पाकुड़, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, पाकुरिया आदि जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा समतल प्राय मैदान क्षेत्र है, जो कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। और यहाँ पर समतल भूमि है जो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ मिट्टियों से बना हुआ। फिर देखिए, जामताड़ा, देवघर और दुमका जिला इसके पश्चिमी भाग में है। जामताड़ा, देवघर और दुमका जिला इसके पश्चिमी भाग में है। ये अपर्दित, ये अपर्दित हमेशा गलत हो गया है। अपर्दित भूभाग, भूभाग के अंतर्गत शामिल है। इस क्षेत्र में अजय और मोर नदी का बहाव है। बहाव से कई अपर्दित क्षेत्रों का निर्माण हुआ। इधर आप बताएं मयूराक्षी नदी निकला, इधर अजय और मोर नदी निकल रही है। और जब देवघर जाएंगे तो देवघर में कई छोटी छोटी पहाड़ियां मिलेगी और उन पहाड़ियों के बीच से ही ये नदियां निकली हुई है। और इन नदियों के निकलने से जो मैदानी भाग बना, यही मैदानी भाग आपका राजमहल की पहाड़ी का पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी भाग कहलाया। तो ये बीच में उभरा हुआ है और दोनों तरफ ये फैला हुआ है। और ये आपका पांचवा भौतिक प्रदेश हो गया और पांचवा भौतिक प्रदेश का ये हिस्सा है। ये आपका भौतिक प्रदेश यहां तक था। अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की जलवायु। इसी जलवायु में हमको पढ़ना है मौसम कैसा है, यहाँ का मौसम कितना भागों में बांटा गया है और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन। तो झारखंड का जलवायु और मौसम, जलवायु किसको कहते हैं और मौसम किसको कहते हैं, आप बताओगे? जलवायु और मौसम, क्लाइमेट एंड वेदर, मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? जलवायु और मौसम, हाँ अच्छा, मौसम हमारा हमेशा चेंज होते रहता है। रेणुका, क्या होता है जलवायु और मौसम? भरतलाल, जलवायु और मौसम में क्या अंतर है? मूल अंतर को समझेंगे तो ही जाकर हम, नहीं तो मौसम को जलवायु मानेंगे और जलवायु को मौसम मानेंगे। शशांक बाबू, हम भी आपके बराबरी पर आएंगे अभी, और आज से स्थिति दिखाई दे रही है हमको। चलिए बोलिए, बोलिए प्रदीप जी। नहीं, बड़े भूभाग नहीं, लंबे समय तक जो जलवायु की स्थिति बने रहेगी, छोटे भूभाग वाला बात नहीं है। कि किसी भी बड़े क्षेत्र में, अगर भारत में कहेंगे तो भारत में चारों मौसम ही है ना, तो भारत छोटा प्रदेश है क्या? तो अगर कोई भी जलवायु घटना लंबे समय तक बनी रहेगी या मौसमी घटना लंबे समय तक बनी रहेगी तो उसको कहते हैं जलवायु। और अगर कम समय के लिए वैसी उसी तरह की जलवायु घटना हो तो उसको कहेंगे मौसम। जैसे अगर हम कहें तो हम कितने मौसम में हैं, मूल रूप से कितने मौसम हैं हमारे भारत में? मूल रूप से कितने मौसम हैं? मूल मौसम कितना है? हाँ, 3 मौसम, 4, क्या क्या? हाँ हाँ, ठंडा, गर्मी, बरसात, कितना मौसम है बाबू? हाँ, तो जलवायु और मौसम को आगे पढ़ेंगे। देखिए, उसमें मौसम ऐसे हम मूल रूप से 3 ही मौसम जानते हैं, लेकिन अब जब मौसम बदलता है तो उसके बीच के संक्रमण काल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक जो वायुमंडल की स्थिति बनी रहती है उसको हम लोग कहते हैं जलवायु। और किसी भी क्षेत्र में कम समय के लिए जो मौसमी घटनाएं घट रही है उसको कहते हैं मौसम। तो अगर उस दृष्टिकोण से हम देखें तो आपको जैसे पिछले क्लास में हमने बताया था कि अगर हम ग्लोब की बात करें, ये ग्लोब की बात करें और इस ग्लोब की बात करके हमने 0 डिग्री को बीच में रखा था जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र था। यहाँ से ऊपर 30 डिग्री और नीचे 30 डिग्री, ये ऊपर 30 डिग्री
और नीचे 30 डिग्री, और ये दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ये सूर्य की किरणें को सीधे लेने वाली क्षेत्र है। ये यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है, इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय। ये पूरा क्षेत्र कहलाया उष्णकटिबंध, यानी ऊपर 30 डिग्री तक और नीचे 30 डिग्री अक्षांश तक है। यहाँ 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, तो ये हम कहें कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है, यहां से लेकर ये 60 डिग्री को हम ले, तो ये नीचे 60 डिग्री ऊपर 60 डिग्री, ये कहलाएगा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और यहां भी क्या कहलाएगा, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और अगर हम यहां से आगे चले 60 से लेकर 90 तक चले, ये क्या कहलाएगा, शीतोष्ण या शीत कटिबंध। ये शीतोष्ण कहलाएगा या शीत कटिबंध कहलाएगा, ये शीतोष्ण या शीत कटिबंध कहलाएगा। अब झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है, 21 से 25 डिग्री। तो 21 से 25 डिग्री किसके बीच में है, 0 से 30 के बीच में है। तो यहां से झारखंड यहां पर है आपका, तो 21 से 25 के बीच में है। तो क्या किस क्षेत्र में है ये उष्ण कटिबंधीय है। यहाँ पर हमेशा ये जो आपका अक्षांशीय विस्तार का जोन है, यहाँ पर जो भी देश आएंगे, ये जो भी क्षेत्र शामिल है, ये सब उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो इसी आधार पर हम इसको क्या कहेंगे, इसी आधार पर क्या कहेंगे हम उसको, झारखंड कहाँ पर है, झारखंड को किस जलवायु प्रदेश में रखेंगे। चला गया वापस, में था, हाँ 5 कम से था, नया पेज लेने का प्रयास किए। पार हो गया, देख लेने जाता है, यही तो दिक्कत है इसमें। अरुण में रखे हो बाबू, बाकी सब जो हो गया हटा दो यहाँ से। यहाँ किसमें है, हाँ कहाँ से पेन ड्राइव, स्टोरेज में, हाँ हट गया, हम एक्स्ट्रा पेज जोड़े हट गया। ये है, हो गया होगा क्या, अलग पेज लिए थे, नहीं हटा होगा। अब ऐसे चलेगा, इसमें सेव नहीं होगा, ऐसे चलते हैं चलो, इसमें सेव नहीं होगा, इसमें सेव नहीं होगा, ये ठीक है। चलिए अब इसमें लिखा हुआ सेव नहीं होगा, बस इस पोर्शन में चलेंगे तो लिखा हुआ सेव नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग इस क्षेत्र में इस पढ़ने पर थे, यहाँ पर ये पढ़ रहे थे ना, झारखंड की जलवायु पढ़ रहे थे। और झारखंड की जलवायु में आपको बता रहे थे कि बृहद रूप से झारखंड को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में कहते हैं। अब उष्णकटिबंध तो समझ गए कि उष्णकटिबंध किसको कह रहे हैं। अब मानसूनी जलवायु क्या था, मानसूनी क्या है, मानसून एक गर्म हवा है जो मौसम के अनुसार ही प्रवाहित होता है। और मानसून की खोज सबसे पहले हिप्पोलस के द्वारा किया गया, और ये हमारे स्थलीय क्षेत्र में मई जून से प्रवाहित होता है, और यह लगभग सितंबर अक्टूबर तक बहता है। ये एक स्थानीय पवन है जो गर्मी के बाद बहने वाली हवा है।
और हिप्पोलस ने इस मानसून की खोज की, और ये जो पूरा प्रदेश है ये मानसूनी प्रदेश कहलाता है। तो यह दिखाई दे रहा है क्या कि बृहद रूप से झारखंड को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के क्षेत्र में रखा गया है। यहाँ पवनों का सामान्य संचलन यानी हवा जो होता है 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर और 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर होता है। समुद्र से दूरी, अक्षांशीय स्थिति, विविध उच्चावचीय स्वरूप और अन्य भौगोलिक तत्वों के कारण झारखंड की जलवायु बदलते रहती है। यहाँ पर अब ये एक एक चीज को पढ़ेंगे हम कि कैसे हमारे समुद्र से दूरी ये कैसे प्रभावित करता है। समुद्र से दूरी हमारे इस मौसम को, हमारे जलवायु को कैसे प्रभावित करता है, ये हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। ये यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। ये समुद्र से दूरी, अक्षांशीय स्थिति, विविध उच्चावचीय स्वरूप और अन्य भौगोलिक तत्वों के कारण झारखंड की जलवायु प्रवाहित होती है। ये अब हम लोग यहाँ से आगे चले, ठीक है। देखिए ये आपको इस पर हमको बार बार आना पड़ेगा, ये पेज नंबर 4 होगा, ठीक है। यहाँ बार बार आना पड़ेगा। देखिए ये जो हम देख रहे हैं जलवायु, मानसूनी हवाएं कैसे चलती है, ये मानसूनी हवाएं कैसे चलती है। अब ये बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर शाखा है। ये बंगाल की खाड़ी शाखा से हमारे इस क्षेत्र में कुछ हिस्सों में वर्षा होती है और अधिकांश वर्षा हमारा अरब सागर शाखा से होती है। अगर उसमें हम लोग चले, यहाँ से अगर हम चले, यहाँ से अगर अलग पेज लेते हैं तो इसमें नहीं, अलग पेज ले नहीं सकते हैं, अलग पेज ले नहीं सकते हैं। तो देखिए गर्मी के दिनों में क्या हुआ कि यह धरातल गर्म हो गया, और धरातल के गर्म होने से किसी भी क्षेत्र में हाई प्रेशर बनेगा या लो प्रेशर बनेगा। और कोई क्षेत्र गर्म होगा तो वहां पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा या उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। क्यों? क्योंकि वायु गर्म हो जाता है और गर्म होकर हवा ऊपर चला गया और वह नीचे हल्का हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, वायुदाब कम हो जाएगा। और पहले वायुदाब क्या है, पहले ये समझिए आप, वायुदाब क्या है। तो वायुमंडल के विभिन्न परतों के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल में पड़ने वाला दबाव। वायुमंडल के विभिन्न परत यानी आपके वायुमंडल के क्या क्या परत है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ये सब क्या है, वायुमंडल के परत है। और वायुमंडल के अलग अलग परतों के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाला दबाव ही वायुदाब है। तो वायुदाब ऊपर से हमारे ऊपर पड़ रहा है, और अगर ये वायु यहाँ से सघन था, ये विरल हो गया, ये हल्का हो गया, तो दबाव हम पर कम पड़ेगा। तो जहां पर गर्म ज्यादा होगा वायुदाब कम पड़ेगा। तो गर्मी के दिनों में क्या होता है कि ये धरातल गर्म हो गया, ये धरातल गर्म हो गया। इस धरातल के गर्म हो जाने से अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, इस धरातल के गर्म होने से लो प्रेशर, लो प्रेशर बन गया। इसके तुलना में इधर क्या है, हाई प्रेशर, इसके तुलना में हाई प्रेशर है। और हवा का हो या तापमान का हो, हमेशा प्रवाह हाई से लो की ओर, हमेशा हाई से लो की ओर होता है। तब ये अगर आपका मार्च के बाद ये धरातल गर्म होना शुरू होता है, ये धरातल मार्च के बाद से जैसे ही सूर्य उत्तरायण होती है वैसे ही ये धरातल गर्म होना शुरू हो जाता है। और ये धरातल जब गर्म होना शुरू हुआ तो वैसे स्थिति में ये क्षेत्र लो प्रेशर का बन गया, और ये आपका जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, ये जो 0 डिग्री से नीचे है, ये हाई प्रेशर का क्षेत्र है। यहाँ से हवाएं ऊपर आएगी इस तरह से। और फेरेल्स का लॉ बोलता है कि अगर हम दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो जैसी विषुवत रेखा को पार करते हैं यह दाईं ओर मुड़ जाती है। तो ये देखिए हवा इधर से आई और यहाँ ऐसे मुड़ गई। तो ये देखिए केरल है, और केरल में सबसे पहले यह हवा टकराती है, और केरल में भारत में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। लेकिन झारखंड में वर्षा किससे, क्या इस हवा से आती है, इस हवा से आती है। अब ये बंगाल की खाड़ी शाखा भी है, और बंगाल की खाड़ी शाखा से देखिए ये ऐसे जा रहा है, बंगाल की खाड़ी शाखा इधर चले जा रही है। तो क्या यहाँ हमें बंगाल की खाड़ी शाखा से मिलती है या अरब सागर की तीसरी चौथी शाखा से मिलती है? अरब सागर से केवल झारखंड के पश्चिमी भाग को मिलती है। यहाँ पर उच्चावच की स्थिति बनती है, जिसके चलते देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है कि हवा इधर से इधर मुड़ गया है, दिखाई दे रहा है।
तो बंगाल की खाड़ी शाखा से भी हमारे झारखंड में वर्षा होती है। और देखिए यहाँ से मानसूनी हवा यहाँ चला और यहाँ मानसूनी हवा इधर से चल के ये मुड़ गया आपका, ये इधर मुड़ मुड़ गया और ये मुड़ने से जो बदलाव आया ये आपके झारखंड और उड़ीसा वाला क्षेत्र में ये वर्षा किया। यहाँ से जो आया, आप जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो इसका नाम है पश्चिमी घाट बताए थे। और पश्चिमी घाट में 4 अलग अलग दर्रा हैं। क्या था? 4 अलग अलग दर्रा ऊपर से नीचे, हाल घाट, पाल घाट, भोर घाट और सोनकटा दर्रा। तो जब ये ऊपर के दर्रा से ये पार करता है मानसून, तब ये इस क्षेत्र से हमारे यहाँ प्रवेश करता है, ये क्षेत्र में हमारा प्रवेश करता है। तो यहाँ मानसून का आगमन जो दिखाई देगा, ये देखिए हम झारखंड में कब दिखा रहे हैं, लगभग 10 जून तक ये दिखा रहे हैं। 10 जून में झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आते चलेगा। देखिए देखिए अब देखिए, कर्क रेखा का राज्य से गुजरने एवं राज्य की पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी के निकट होने के कारण यहाँ का जो मौसम है वह उष्ण और आर्द्र है। समुद्र के किनारे हैं और समुद्र के किनारे होने के कारण आर्द्रता हमेशा बनी हुई है। तो इसका मौसम उष्ण और आर्द्र है, इसलिए यहाँ क्या करें, यहाँ उष्ण और आर्द्र होने के कारण, ये आर्द्र होने के कारण जलवायु यहाँ उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यानी हमने कहा क्या, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। और अगर दूसरे लाइन में कहें कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ये भी सही है। आर्द्र क्यों हो गया? क्योंकि ये हम समुद्र के निकटवर्ती क्षेत्र में है। लेकिन अब यहाँ भी विभेद है। क्या पूरा झारखंड समुद्र के किनारे है? केवल और केवल दक्षिण पूर्वी हिस्सा किनारे है। हम समुद्र से सबसे निकट हैं, हम पूर्वी सिंहभूम जिला में हैं। यहाँ से केवल 90 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे, हमें बंगाल की खाड़ी मिल जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर चले जाए सीधे गढ़वा, गढ़वा समुद्र से कितनी दूरी पर हो जाएगी? लगभग 500 किलोमीटर, लगभग 500 किलोमीटर। जब इसकी यहाँ से दूरी को देखेंगे, इसकी दूरी को देखेंगे हम, तो यहाँ से यहाँ की दूरी, यानी इसके बाद यहाँ बंगाल है, बंगाल का दे यहाँ से यहाँ की दूरी, आपका ये क्षेत्र समुद्र से बहुत निकट है और ये क्षेत्र समुद्र से बहुत दूरी है। और ये सब तो इधर अलग पश्चिम बंगाल पड़ गया। ठीक है, तो ये सबसे निकटवर्ती क्षेत्र क्या है हमारा? पूर्वी सिंहभूम। यहाँ का जलवायु अलग होगा, यहाँ का जलवायु अलग होगा। तो वही बता रहा है कि पश्चिमी भाग शुष्क जलवायु होने के कारण उपोष्ण है। ये भाग जो है यहाँ शुष्क है, क्योंकि यहाँ पर आर्द्रता कम पाई जा रही है। यहाँ बीचों बीच यहाँ पर क्या जा रहा है, कर्क रेखा गुजर रही है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है, जिसके चलते यहाँ पर अधिक गर्मी है, यहाँ पर अधिक गर्मी है। लेकिन उसके तुलना में हमारा ये क्षेत्र आर्द्र बना हुआ है, क्योंकि हम समुद्र के किनारे हैं। तो वही लिखता है कि कोल्हान धनजोरी का उच्च प्रदेश बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं के पूर्वी प्रवाह के लिए प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है। अब यहाँ पर जो है ये हमारे दलमा श्रेणी है, यहाँ पर धनजोरी श्रेणी है। तो इधर से अगर जाएगा हवा तो ये ऊपर से नीचे को रोक देगा, पार नहीं होने देगा, और इस ओर हमारा घनघोर वर्षा होता है। वर्षा बाद में कहेंगे। इसी प्रकार दामोदर घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली मानसूनी हवाएं पंचेत लोंगडुमरा पहाड़ के पूर्वी भाग द्वारा अवरोधित किया जाता है, जो इस ओर वर्षा को करती है। अब हम पंचेत किसको कहे थे? पंचेत किसको कहे थे बाबू? पंचेत क्षेत्र क्या है? धनबाद, बोकारो, ये सब क्या था? पंचेत वाला क्षेत्र था। पंच परगना नहीं, पंच परगना सिल्ली वाला क्षेत्र है। पंचेत क्षेत्र जो हम प्राचीन काल में पढ़ रहे थे, तो पंचेत क्षेत्र में यहाँ लोंगडुमरा है और दामोदर का ये घाटी है। तो यहाँ से एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी के चलते यहाँ पर इस क्षेत्र में ये हवा जब जाती है तो यहाँ वर्षा कर देती है। तो आपको यही चीज यहाँ पर दिखाया गया था कि ये नीचे जब देख रहे थे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ वर्षा कैसे हो रहा है। यहाँ पर आपका इस जगह पर दलमा पहाड़ का श्रेणी है इसलिए वर्षा कर रहा है, और यहाँ पर आपका पहाड़ी क्षेत्र है इसलिए इस ओर वर्षा हो रहा है। यहाँ उसको ऊपर की ओर हवा नहीं जाने देता है, बल्कि इसी ओर रोक देता है, और इस क्षेत्र में घनघोर वर्षा होते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? तो बोले अक्षांश रेखा, दूसरा बोलते हैं समुद्र तल से ऊंचाई, तीसरा बोलते हैं समुद्र तल से दूरी, और चौथा बोल रहे पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, अब यहाँ पर यह बताइए कि जो क्षेत्र
भूमध्य रेखा के निकट होगा, वह गर्म होगा या ठंडा होगा? गर्म होगा। तो ये पूरा का पूरा झारखंड के बीचों बीच क्या गुजर रहा है? झारखंड के बीचों बीच क्या गुजर रहा है? कर्क रेखा। कर्क रेखा कितना डिग्री रेखा को कहते हैं लक्ष्मी? 23.5 डिग्री क्या? उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोले? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा लगभग इस बीचों बीच यहां से इस तरह से गुजर रही है। तो क्या लिख रहे हैं? झारखंड की अवस्थिति 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 18 मिनट तक है, उत्तरी अक्षांश में है। और कर्क रेखा लगभग इसके बीचों बीच गुजर रही है। कर्क रेखा लगभग इसको बीचे बीच गुजर रही है, इसलिए तापमान की दृष्टि से झारखंड किस क्षेत्र में पड़ेगा? उष्णकटिबंधीय। क्लियर हो गया? अरे बोलेगा कि भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। अरे बोलेगा तापमान के दृष्टि से किस क्षेत्र में है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तापमान को हम उष्णकटिबंध, उपोष्णकटिबंध और शीतोष्णकटिबंध 3 हिस्सों में बांटे। जो 0 से 30 था, तो यह आपका किस क्षेत्र में है? समुद्र तल से ऊंचाई। यह दूसरा हिस्सा है समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है। आपको यह पता है कि हम जैसे जैसे पृथ्वी के सतह से ऊपर की ओर जाएंगे, तापमान घटेगा या बढ़ेगा? तापमान घटेगा या बढ़ेगा? क्यों? क्यों? ऊपर वायु नहीं होता इसलिए तापमान घटेगा। तो यार सूरज के सामने तो और वायु नहीं है, तो वहां इतना गर्म ही क्यों है? हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान घटेगा या बढ़ेगा? हाँ? क्यों? क्यों घटेगा? हाँ? वायुमंडल का परत। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए इस प्रक्रिया को कहा जाता है रुद्धोष्म प्रक्रिया, जो केवल आपके वायुमंडल के निचले परत क्षोभ मंडल में ही होता है। क्षोभ मंडल में ही होता है। वायुमंडल को हम अब अलग अलग परतों में अगर बांटते हैं, तो ये आपका धरातल हो गया, ये क्षोभ मंडल हो गया, ये समताप मंडल हो गया, ये मध्य मंडल हो गया, ये आयन मंडल हो गया, ये वायुमंडल हो गया। तो यहाँ से ऊंचा जो क्षोभ मंडल का ऊंचाई लगभग 15 किलोमीटर तक है। यहाँ से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, वहां प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है। और यह वायुमंडल की रुद्धोष्म प्रक्रिया कहलाती है, एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाती है। यानी प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 165 मीटर की ऊंचाई पर हम अगर क्षोभ मंडल में ऊपर जाएंगे, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा, कम होगा। इसीलिए तो हम धरातल पर हैं तो हमको गर्मी महसूस होता है, लेकिन हिमालय की जो सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट, जो हमसे लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, उसमें ज्यादा गर्मी होना चाहिए, लेकिन वहां बर्फ जमा हुआ है। तो ऊपर जाने से क्या हुआ? तापमान में गिरावट आई। और यह घटना कहां तक होगी? केवल क्षोभ मंडल में, केवल क्षोभ मंडल में होगी। समताप मंडल में कोई परिवर्तन नहीं होता है तापमान में। इसीलिए क्या लिखा? सम ताप, यानी बराबर। न तो वहां कोई वायुमंडल है, न ही तापमान में बदलाव है, तो समताप मंडल कहलाया वो। तो अब देखिए यह बोलता है क्या? समुद्र तल से ऊंचाई। तो झारखंड का अगर भौतिक प्रदेश को देखे थे, तो पाट प्रदेश कितना ऊंचा है? लगभग 1100 मीटर। हजारीबाग और रांची का पठार कितना ऊंचा है? लगभग 600 मीटर। आपका बाह्य पठार या मैदानी भाग कितना ऊंचा है? लगभग 150-2 मीटर। अब कौन सबसे ऊंचा है? पाट प्रदेश। तो कहाँ ठंडा ज्यादा पड़ेगा, पाट प्रदेश में या आपके झारखंड के इस बाह्य भाग में? तो कहाँ ठंडा ज्यादा पड़ता है? ठंडा कहाँ ज्यादा पड़ता है? तो अब वही देखिए क्या बोल रहा है कि राज्य के अधिकांश क्षेत्रों की ऊंचाई 400 मीटर है, यानी औसत ऊंचाई अगर पूरे झारखंड को मान 400 मीटर से अधिक मिलती है। जहां पाट प्रदेश में ऊंचाई 900 मीटर से ऊपर है, तो रांची हजारीबाग की पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर से मिलती है। क्योंकि बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, इसलिए रांची नेतरहाट जैसे ऊंचे क्षेत्र में कम ताप वाले क्षेत्र माने जाते हैं, वहां पर तापमान कम होता है। ठीक है।
फिर आगे बोलता है चौथा प्रभावित करने वाला क्या कारक है? समुद्र से दूरी। देखिए, झारखंड राज्य का दक्षिण पूर्व क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पर है। के कारण अप्रैल तथा अक्टूबर नवंबर महीने में उत्पन्न होने वाली चक्रवाती दशाओं से दक्षिण पूर्वी क्षेत्र प्रभावित होता है, लेकिन इसका पश्चिम और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र अप्रभावित रहता है। अब देखिए, हमारे इस बंगाल की खाड़ी में प्रायः नवंबर और दिसंबर महीने में या अक्टूबर से दिसंबर के बीच में चक्रवात उत्पन्न होता है, साइक्लोन उत्पन्न होता है। यह साइक्लोन जब भी उत्पन्न होने का स्थिति होता है, यही स्थिति होता है। और साइक्लोन कैसे उत्पन्न होता है? साइक्लोन कैसे उत्पन्न? साइक्लोन है क्या? कहाँ ताप कम होने से? समुद्र में ताप कम होने से। ताप तब तो फिर स्थल से उधर जाने लगेगा हवा, ताप बढ़ता है। और मान लीजिए कि समुद्र का ताप दाब कम हो गया तो हवा इधर से उधर जाएगा। साइक्लोन या चक्रवात, ये जो विशाल भूभाग होता है समुद्र का, ये जलीय भाग के किसी एक निश्चित क्षेत्र में लो प्रेशर का जोन बन जाता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में, मान लीजिए 10 किलोमीटर के दायरे में, वो तो अथाह सागर है, तो किसी क्षेत्र विशेष में, सागर के किसी क्षेत्र विशेष में अगर किसी वायुमंडलीय घटना के कारण निम्न दाब का क्षेत्र बनने लगता है, यहाँ पर लो प्रेशर का जोन बन गया, यहाँ पर आप लो प्रेशर का जोन यहाँ बन गया, और इसके चारों तरफ क्या है? हाई प्रेशर। इसके चारों तरफ क्या है? हाई प्रेशर। ये बीच में लो प्रेशर बन गया और ये हाई प्रेशर है। आपका भारत यहाँ पर इस तरह से है, आपका भारत इस तरह से है, ये बंगाल की खाड़ी है। अब यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये और लो होते जाता है और बगल में और हाई होते जाता है। तो ये जो हवाएं हैं, ये हवा किस ओर जाएगी? केंद्र की ओर, यानी जहां पर लो है, ये लो है तो चक्र का रूप ले लिया, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा जाने लगी, चक्र का रूप ले लिया। और ये जो चक्र का रूप लेगा, इसको हम लोग कहते हैं, इसमें सेंट्रीपेटल फोर्स काम करता है, अभी केंद्रीय बल काम करता है। ये दो तरह के बल होते हैं, अप केंद्रीय और अभिकेंद्रीय, सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल। तो जब केंद्र की ओर हवा जाएगा तो उसको कहेंगे अभिकेंद्रीय, और जो केंद्र से बाहर की ओर जाएगा तो कहलाएगा अपकेंद्रीय। तो ये अभिकेंद्रीय बल जब काम करता है तो सारी हवा एक जगह इकट्ठा हो गई। अब यहाँ पर क्या बन गया? यहाँ पर क्या बन गया? हाई प्रेशर। अब यहाँ पर चारों तरफ क्या हो रहा है? लो प्रेशर बन रहा है। जहां पर सबसे ज्यादा लो होगा उसी दिशा में यह चक्रवात आगे बढ़ेगा। तो आमतौर पर समुद्र में उठने वाले चक्रवात किसी तटीय क्षेत्र में ही आते हैं, क्योंकि तटीय क्षेत्र का दबाव कम होता है। बार बार मौसम विभाग क्या बोलता है कि उड़ीसा के तट के इतनी दूरी पर है, और यहाँ पर जितना भी तट है, सबसे ज्यादा कम दाब कहाँ पर बना हुआ? उड़ीसा में बना हुआ, विशाखापत्तनम में बना हुआ, बांग्लादेश में बना हुआ। तो बोलेगा चक्रवात की दिशा इस ओर आ रही है, और इस ओर आते हुए, और मान लीजिए रास्ते में एक दिन दो दिन का बोला, देखो हुदहुद आने वाला, हुदहुद आने वाला है, सब सतर्क हो गया और पता चला कि वो रास्ता बदल दिया, क्योंकि लो प्रेशर अभी यहाँ पड़ रहा था, अचानक लो प्रेशर बंगाल की खाड़ी से बांग्लादेश में चला गया, तो वो अपनी दिशा मोड़ दिया। तो इसीलिए जो चक्रवात होता है वो अनिश्चित होता है। आमतौर पर जब तक वो हर पल की स्थिति से वो दिशा तय करता है। तो अब चक्रवात आएगा तो कौन सा क्षेत्र प्रभावित होगा? तो ये तटवर्ती क्षेत्र है, और सबसे ज्यादा चक्रवात का प्रभाव आपको सिंहभूम, चाईबासा, सरायकेला, खरसावां इसी क्षेत्र में पड़ता है। आपको गढ़वा जाते जाते चक्रवात की हवाएं धीमी पड़ जाती है, बूंदाबांदी होता है। तो आपका ये जो क्षेत्र है वह समुद्र तल से बहुत निकट है, इसलिए चक्रवात जो नवंबर दिसंबर में आता है वो प्रभावित करता है हमारे इस जलवायु को। ठीक है, ये हो गया, ये समुद्र तल से दूरी ये हो गया। अब इसके बाद जो आगे है, इसके बाद आगे है पश्चिमी विक्षोभ। ये क्या होता है बाबू? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये क्या होता है? अभी जो आपका इस बार कह रहे थे कि गर्मी नहीं पड़ने वाला है, जब गर्मी नहीं पड़ रहा था तो मार्च तक रोज पानी 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 हो रहा था, याद है?
इसमें ना रोज आज रुक के पानी हुआ, कल रुक के पानी हुआ, अरे आम का फसल पहले तो पानी नहीं हुआ, उसके बाद ऐसा पानी होने लगा कि पानी रुक ही नहीं रहा है। तो बार बार ये बोल रहा था कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये हमारी स्थिति बनी आ रही। तो पश्चिमी विक्षोभ का मतलब पश्चिम से चलने वाली आर्द्र हवाएं, पश्चिम से चलने वाली आर्द्र हवाएं। जब यहाँ पर आपका इस पूरे भारत के क्षेत्र में, यहाँ पर अगर आपका ये भारत है, यहाँ पर मानसून गया और इस ओर चला गया, और मानसून जाने के बाद या ये हिमालय की पहाड़ी इस ओर चला गया है। यहाँ जितना पानी किया, इतना पानी किया कि यह क्षेत्र ठंडा हो गया, यह क्षेत्र ठंडा हो गया, और इसके तुलना में यहाँ पर हाई प्रेशर बन गया और इधर लो प्रेशर बना हुआ है। अब समुद्र में लो प्रेशर बन गया। अब ये हवाएं लौटेगी, ये हवाएं लौटेगी, तो जिसको कहेंगे लौटता हुआ मानसून। और लौटता हुआ मानसून यह आमतौर पर नवंबर, दिसंबर या जनवरी तक में आता है। और इस लौटते हुए मानसून से यह हवा लौट रहा है, और जब यह आर्द्र क्षेत्र के बगल में आता है तो घनघोर वर्षा करता है, खासकर तमिलनाडु में। लेकिन इसी लौटते हुए मानसून के पहले ही अगर कहीं पर वायुमंडलीय दशा के कारण उस क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है और वह वहाँ का जो आर्द्रता है वह घनीभूत हो जाता है, तो वहीं पर वर्षा बरसने लगता है। तो इस पश्चिमी विक्षोभ के दौरान जब ये लौटते हुए मानसून के समय में आता है तो कभी कभी हमारे इस क्षेत्र में घनघोर वर्षा होती है। देखिए यहाँ क्या बोल रहे, यह शीतोष्ण चक्रवात का ही एक रूप है। शीतोष्ण चक्रवात, उपोष्ण चक्रवात। शीतोष्ण क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि शीत ऋतु में उत्पन्न हो रहा है। नवंबर दिसंबर क्या है? तो शीत ऋतु में होगा तो क्या कहलाएगा? शीतोष्ण। जब उष्ण ऋतु में होगा तो क्या कहलाएगा? उष्ण। तो आमतौर पर जब भी चक्रवात होता है, यह आप जब भी देखिएगा तो आपको सितंबर अक्टूबर के बाद शुरू होगा और नवंबर दिसंबर तक संभावना बनी रहती है। लेकिन इस बार जलवायु परिवर्तन के कारण उससे पहले ही आने लगा। अभी जो आया था आपका पूर्वी पश्चिमी भाग में, क्या नाम था? गुजरात में आने वाला चक्रवात बिपरजॉय। और बिपरजॉय ने पूरे हमारे जलवायु क्षेत्र को इस कदर प्रभावित कर दिया, जो सूखा क्षेत्र होता था राजस्थान, आपका हरियाणा, आपका दिल्ली, वहां पर पूरा का पूरा बारिश इस बार हुआ। और उस वर्षा के चलते तापमान पृथ्वी का, हमारे धरातल क्षेत्र का कम हो गया और हम देर से मानसून को ले पाए। और ये गर्म होता तो जल्दी आता, उसके ठंडा प्रभाव से हमारे क्षेत्र में प्रभावित हुआ और मानसून यहाँ देर से आया। बिपरजॉय जो कि न तो उष्ण कहेंगे और न ही शीतोष्ण कहेंगे, वो चक्रवात एक विपरीत परिस्थिति में अरब सागर से उठा हुआ चक्रवात था। तो ये जलवायु परिवर्तन की घटना के कारण इस तरह की घटनाएं घट रही है। ठीक है, यह हुआ। अब बोले कि जो शीतकाल में भूमध्य सागर की ओर से आता है, दिसंबर से फरवरी के मध्य राज्य में होने वाली वर्षा इससे संबंधित होती है। कभी कभी पश्चिमी विक्षोभ और शीतलहरों को अपने साथ लाता है, जिससे दिसंबर जनवरी में न्यूनतम तापमान हो जाता है। ठीक है, ये आपका स्थिति बना, ये मूल स्थिति है। ये किसको बताए हम लोग? ये झारखंड की जलवायु। झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। और यहाँ की जलवायु को प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं। एक अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, और चौथे में पश्चिमी विक्षोभ। ये हमारे झारखंड के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। अब यहाँ से हम मौसम को चलते हैं, यहाँ मौसम को चलते हैं। मौसम में देखेंगे झारखंड का मौसम। अब मौसम किसको कह रहे हैं? मौसम किसको कह रहे हैं? कम समय के लिए किसी क्षेत्र विशेष में आने वाली जलवायु घटना को मौसम कह रहे हैं। मूल रूप से 3 मौसम है, लेकिन हम इसको 6 मौसम में पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका गर्मी, गर्मी के बाद तो मिटता भी नहीं है, बरसात, और बरसात के बाद तो क्या गर्मी के बाद सीधे बरसात आ जाता है? क्या बरसात के बाद सीधे ठंडा आ जाता है? क्या ठंडा के बाद सीधे गर्मी आ जाता है? बल्कि इसके बीच के संक्रमण काल को हम अलग अलग मौसम के रूप में,
जब हम ठंडा से गर्मी में पहुंचते हैं तो इसका बीच का काल कहलाता है बसंत। हाँ, बसंती पूजा होता है, बसंत मौसम में बसंती पूजा होता है, बसंत पंचमी होता है। हाँ, अब यहां से आएंगे हम गर्मी से, जब बरसात में आएंगे तो इसके बीच में होता है हेमंत, हेमंत ऋतु। और जब हम बरसात से शीत में आते हैं तो यहां बीच में आता है शरद। ये हो गया। हाँ, शिबू होगा, है ना। हाँ, दुर्गा भी था, चला गया, है ना। दुर्गा भी था, सीता भी थी, है ना। तो बसंत अरे अब बसंत और हेमंत के बीच में शिबू होना चाहिए था, है ना। क्या अब इन दोनों के ऊपर में शिबू होगा यार, ठीक है ना। चलिए, ये क्या है, ये ऋतुएं हैं। और ये जो ऋतुएं हैं, है ना, यानी हम शीत को शिशिर ऋतु भी कहते हैं। अब दुर्गा पूजा क्या बोलते हैं, शारदीय नवरात्र, यानी शरद ऋतु में मनाया जाने वाला नवरात्र क्या कहला है, शारदीय नवरात्र। ये शरद ऋतु है। तो ये आपका ऋतु है, लेकिन हम मूल रूप से 4 ही मौसम को पढ़ रहे हैं। और जितने भी आपको रोग होंगे, डॉक्टर का स्वर्ग का समय, हेमंत ऋतु, शरद ऋतु और बसंत ऋतु, इसी समय अधिकांश रोग होते हैं, फैलते हैं। क्योंकि आपका शरीर गर्मी के अनुकूल हो गया है। अचानक वर्षा में जाएगा तो शरीर को उस और ट्रांसफर होने में समय लगता है। और जरा सा भी बदलाव आया तो आपको मौसमी बुखार, जैसे अभी क्या हो गया है, मास्क लगाने का जमाना गया, चश्मा लगाने का जमाना आया, है ना। अब आई फ्लू, है ना। अब आई फ्लू, अब इसी बहाने फैशन भी कर ले रहा है कई लोग, ठीक है ना। इसी बहाने फैशन, जैसे जब मास्क लगाने का बारी आया था तो लोग इसी बहाने छिप के अपना चेहरा भी छिपा लेता था। अब कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या है, पता नहीं चलता था। अब इसी बहाने चश्मा लगा के हीरो भी बन लेगा, ठीक है। अब कोई डर से टोकेगा भी नहीं, है ना, कि बोलने से कहीं हमको ना हो जाए, ठीक है। हाँ, अब ट्रायल करने मांगेगा भी नहीं, है ना, ठीक होते हैं। अब देखिए, अब ये शुष्क या शुष्क ग्रीष्म काल, ये मार्च से लेकर जून के बीच का है। बोलता है सूर्य के उत्तरायण होने से मार्च से राज्य में तापमान बढ़ने लगता है। झारखंड में सबसे गर्म महीना मई का होता है। इस ऋतु में झारखंड का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब यहाँ फिर ये समझना है, सूर्य के उत्तरायण होने से, सूर्य के उत्तरायण होने से इस पृथ्वी का तापमान गर्म होने लगता है। उत्तरायण कब होता है, उत्तरायण होने का मतलब क्या समझ रहे हैं, क्या सूरज से दक्षिण में अभी है क्या? उत्तरायण होने का मतलब क्या समझ रहे हैं? ग्लोब लेके आना, ग्लोब लेके आइए। तो उत्तरायण होने का मतलब क्या समझ रहे हैं? ये तो दिक्कत, एक्स्ट्रा पेज हम ले नहीं पा रहे हैं, सिस्टम हमको सीखना पड़ेगा थोड़ा। देखिए ये लाइन लिखा ना, झारखंड उत्तरायण होने से, ये लाइन जो लिखा हुआ है। अब आप ये समझिए, आपका पृथ्वी कैसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, या ऐसे है? चलो प्रदीप बताओ पहले, आपका पृथ्वी कैसे है, ये ऐसे है या ऐसे है? 23.5 डिग्री तो झुका हुआ पता है, तो किस और झुका हुआ, इस और झुका हुआ है कि इस और झुका हुआ है? हाँ, ऐसे या ऐसे? आपके तरफ से, आपके तरफ से भाई, ये हमेशा अपनी बाई ओर, अपनी बाई ओर। अब अगर आप ये देखे हो ना बाबू, क्या बोलते हैं, चांद, चांद देखे है ना? अरे यार हटता भी नहीं, चांद देखे है ना? बहुत पे हम इसको रोकना चाह रहे हैं। अब चांद जब देखे हैं
चांद में, यानी वो वाला चांद नहीं, ये जो घर में आप नापते हैं डिग्री, 0 डिग्री कहाँ से शुरू हो रहा है? तो 23.5 डिग्री किधर झुकेगा? झुकाव किधर रहेगा? इस ओर रहेगा। ये सूर्य है। अब ये समझिए कि मेरा सर सूर्य है और ये अपने अक्ष पर जो घूम रही है इसको कह रहे घूर्णन गति, और ये 1610 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से घूम रही, और ये घूमते घूमते ऐसे जा रही है, एक दीर्घ वृत्तीय पथ में घूम रही। जब यहाँ पर रहेगा सूरज, सूरज नहीं, पृथ्वी, तब सूरज की किरणें कहाँ पड़ रही है? इस नीचे की ओर या उत्तरी गोलार्ध में? ये दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही है। अब ये घूमते घूमते ये ऐसे आ जाएगी, इस दिशा में आ जाएगी। तो अब कहाँ पड़ रही है सूरज की किरणें? उत्तरी गोलार्ध में। अब यहाँ पड़ती थी तो सूरज कहाँ पड़ रही थी? दक्षिणी गोलार्ध में। और यहाँ पर जब आई तो क्या बन गया? उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरायण होने का मतलब ये है जब सूरज दक्षिण से उत्तर की ओर जाने लगती है, यानी जैसे जैसे ये दिसंबर का महीना है, ये दिसंबर का महीना है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, और 14 जनवरी मकर संक्रांति को मकर रेखा को पार कर जाएगा। तो मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं? मांसो पीठा खाने के लिए, हाँ, मुर्गा लड़ाई लड़ने के लिए, हब्बा डब्बा खेलने के लिए, और टुसु मेला पर जाने के लिए। मूलतः मकर संक्रांति है क्या, और उसी तिथि को क्यों मनाते हैं? और ये तिथि अब आने वाले 100 वर्षों में, अभी 15 हो रहा है ना, कुछ दिनों का ये पूरा का पूरा 15 हो जाएगा। पहले 14 जनवरी को मनाते थे, अब चूंकि इसकी गति बढ़ते जा रही है वो 15 हो जाएगा हमेशा के लिए। फिर आगे बढ़ेगा तो 15 16, 15 16 होगा, फिर 16 हो जाएगा, ये घूर्णन गति के चलते। अब देखिए, जब मकर कहाँ पर है? मकर रेखा कहाँ पर है? दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर यह मकर रेखा है। अब यहां से जब सूरज का किरण उत्तर की ओर आता है तो कहते हैं सूरज उत्तरायण होने लगा है। आप महाभारत में भी कहानी पढ़े हैं कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का आदेश था, और वह कहे थे कि हम उस समय तक प्राण नहीं त्यागेंगे जब तक सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण नहीं होता, क्योंकि अभी इस समय अशुभ काल है, अभी इस समय सभी स्वर्ग के दरवाजे बंद हैं। तो 14 जनवरी से पहले अब कोई शुभ काम भी नहीं करते हैं इधर, हाँ। तो अब 14 जनवरी जैसे ही पार होता है उत्तरायण सूर्य आता है और धीरे धीरे तापमान हमारा इस क्षेत्र का बढ़ने लगता है। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पर सीधा वही चीज बोल रहा है, तापमान बढ़ने लगता है। झारखंड में सबसे गर्म का महीना मई का महीना होता है, और बढ़ते बढ़ते मई जून में जब यहाँ पर आए ना, जब यहाँ पर आए तो ये आपका मई जून का महीना हो जाता है, ये मई जून का महीना हो जाता है। ये यहां समझ लीजिए, ये थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, ये थोड़ा जगह दे रहा है, इस जगह पर हम आपको बताते हैं। ये छोटे से जगह में ये सूर्य है और पृथ्वी इसके चारों ओर घूम रही है। ये यहां चारों ओर घूम, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये झुकी हुई है। अब यहां से सूरज कहां पड़ रहा है? दक्षिण दिशा। यहां पर कहां आ गया? उत्तर दिशा में। यहां पर क्या आएगा? सीधे विषुवत रेखा पर। यहां पर क्या आएगा? सीधे विषुवत रेखा पर। यह दिसंबर का महीना है, यह मार्च का महीना है, यह जून का मार्च जून का महीना है, यह सितंबर का महीना है, और यह दिसंबर का महीना। यहाँ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसी आधार पर पूरे पृथ्वी पर समय का वितरण हो रहा है। अब कहते हैं कि 21 मार्च को और 22 सितंबर को पूरे पृथ्वी पर दिन और रात, क्योंकि उस तारीख को सूरज की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है। और यहाँ पर क्या कहेंगे? यहाँ उत्तर में पड़ रहा है, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? योग दिवस। और पूरे पृथ्वी का अधिकांश जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में रहती है,
इसलिए 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में और सबसे छोटा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। यही बात कहें तो यहाँ जो 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर को हम कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी दिन और सबसे बड़ी रात होती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें दक्षिण दिशा में पड़ रही है। अब उसके कारण भी हमारा यहाँ का मौसम बदलता है। और ये मई आते आते, ये जून है, मई आते आते हमारे झारखंड में सबसे तेज गर्मी पड़ने लगती है। मई का महीना झारखंड का सबसे तेज गर्म का महीना होता है और इस समय तापमान कहीं पर 29 डिग्री तो कहीं पर 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। अब यहाँ से आगे आइए, देखिए तापमान के बढ़ने से झारखंड के पठारी क्षेत्र में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा, यानी जहां पठार है वह जल्दी गर्म होगा और वहां पर क्या बनेगा, निम्न वायुदाब का क्षेत्र। निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनने लगता है और इस क्षेत्र में वायु की गति समुद्र से स्थल की ओर होने लगती है। अब निम्न वायुदाब बना तो कहां से हवा आएगा, समुद्र से स्थल की ओर, स्थल की ओर आने लगता है। राज्य में सर्वाधिक ताप वृद्धि मेदिनीनगर, मतलब कहाँ, डाल्टनगंज। सबसे ताप वृद्धि कहाँ होती है, यानी कि वहां का तापमान कम से सबसे ज्यादा और सबसे कम ताप वृद्धि जमशेदपुर। ताप वृद्धि का मतलब क्या समझ रहे हैं कि मेदिनीनगर में ठंडे के दिनों में ये 10 डिग्री तक चला गया, गर्मी के दिनों में 45 डिग्री तक आ गया। ये बीच का जो 35 डिग्री बढ़ा, ये ताप वृद्धि हो गई। हमारा ठंडा के दिनों में यहाँ 20 डिग्री था और बढ़ के 35 डिग्री हुआ। यहाँ तो 15 डिग्री बढ़ा और वहां पर कितना बढ़ गया, 35 डिग्री। तो सबसे ज्यादा ताप वृद्धि पाट प्रदेश का क्षेत्र से, वहां कम तापमान था, वहां सबसे ज्यादा तापमान बढ़ा। और हमारा झारखंड में इस जो पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र है, यहाँ पर कम तापमान था और तापमान वृद्धि भी कम ही हुआ। ये ताप वृद्धि होती है। झारखंड में गर्मी में सर्वाधिक तापमान जमशेदपुर में और सबसे कम तापमान हजारीबाग में जिले में पाई जाती है, औसत रूप से कहा गया है। राज्य के पूर्वी और पश्चिमी भाग में तापांतर में अंतर होता है, यानी ये आपका पूर्वी भाग है और ये आपका पश्चिमी भाग है। ये पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में तापांतर में अंतर होता है। इसका कारण क्षेत्रीय और स्थानीय है। मतलब पूर्वी भाग हमारा समतल नीचे वाला क्षेत्र है, पश्चिमी भाग हमारा ऊंचा वाला क्षेत्र है, इसलिए ताप में अंतर होना स्वाभाविक है। यहाँ पर समुद्र का तट है जिसका वायु प्रवाहित होता है, वहाँ समुद्र का तट नहीं है इसलिए वायु प्रवाहित नहीं होता है। तो दोनों के क्षेत्र में जो तापमान में अंतर है उसको हम स्थानीय कारणों से कहते हैं तापांतर, यानी ताप का अंतर। और तापांतर एक दिन में हम लोग ऐसे नापते हैं कि अगर बोलेंगे कि आज घाटशिला का तापांतर कितना है, तो उस पूरे 24 घंटा में अधिकतम तापमान और अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक गया है और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री तक आया है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है 14 डिग्री का, यही कहलाया तापांतर। ठीक है, ताप का अंतर एक दिन में, अधिकतम तापमान को हम दोपहर को 3 बजे के 4 बजे के बीच लेते हैं और न्यूनतम तापमान को सुबह 5 बजे या सूर्योदय से ठीक पहले का तापमान। किसी भी जगह का न्यूनतम तापमान का आकलन सूर्योदय से ठीक पहले का तापमान होता है, जब सबसे कम होता है, और किसी भी जगह का सबसे अधिकतम तापमान 3 से 4 बजे के बीच के तापमान को लिया। ठीक है, तो इन दोनों के तापमान को ये किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा क्या हो गया, वर्षा काल। अब वर्षा काल में क्या है, वर्षा काल में क्या है, देखिए वर्षा काल जुलाई से अक्टूबर तक चलता है। झारखंड में होने वाली वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, यानी अरब सागर शाखा। दक्षिण पश्चिम मानसून मतलब क्या, अरब सागर शाखा। अरब सागर शाखा से दक्षिण पश्चिम मानसून से राज्य की कुल वर्षा का 80% से अधिक भाग, यानी आपके इस क्षेत्र में 140 मिलीमीटर बारिश हो रही है, 140 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, तो 140 का 80% ये पश्चिमी मानसून से होती है। राज्य के पूर्वी भाग को बंगाल की खाड़ी शाखा से, और जबकि मध्यवर्ती और पश्चिमी भाग को बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों शाखा से वर्षा होती है। देखिए यहाँ जो है ये पूरे क्षेत्र में जो आपका वर्षा हो रहा है, ये वर्षा का कारण पश्चिम दक्षिण पश्चिम मानसून है। लेकिन ये पूर्वी भाग में इस क्षेत्र में और ये मध्यवर्ती भाग में, पूर्वी क्षेत्र में वर्षा जो हो रहा है ये बंगाल की खाड़ी से हो रहा है, ये बंगाल की खाड़ी से हो रहा है, और इस क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी से भी हो रहा है और अरब सागर शाखा से भी हो रहा है। यही लाइन लिखा हुआ है
कि जबकि मध्यवर्ती और पश्चिमी भाग में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर शाखा दोनों तरफ से वर्षा मिल रही। इस क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी और मध्यवर्ती भारत में इस क्षेत्र में इधर से भी मिल रहा है, इधर से भी मिल रहा है। पूर्वी भाग को कहां से मिल रहा है? केवल बंगाल का। पश्चिमी भाग को कहां से मिल रहा है? अरब सागर से। ठीक है, दोनों से वर्षा प्राप्त होती है। अब देखिए, झारखंड में मानसून 10 जून के आसपास से होता है। इस समय भारत के पश्चिमी हिस्से एवं नागपुर के पास निम्न वायुदाब का क्षेत्र का निर्माण होता है। यह निम्न वायुदाब क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से आने वाली उष्ण आर्द्र हवाओं को अपनी ओर खींचती है, जिसके कारण वर्षा होती है। यानी पेज नंबर 4 पर हम आते हैं। देखिए, ये जो क्षेत्र आपका है, ये जो क्षेत्र आपका है और नीचे की ओर ये नागपुर वाला क्षेत्र। अब यहाँ पर लो प्रेशर बना है और इधर लो प्रेशर बना है, तो इधर हाई प्रेशर से हवा इस ओर आया, तो यहाँ से चलने वाली हवा कैसी हो गई? उष्ण और आर्द्र। क्योंकि समुद्र के तटीय क्षेत्र से हवाएं आ रही है और यहाँ लो प्रेशर जोन बना हुआ है, इधर से भी हवा जो जा रही है मानसूनी हवा, ये हवाएं भी जा रही है, तो इस क्षेत्र में आकर ये घनीभूत होते जाती है। घनीभूत होना या संघनन होने का मतलब जब आर्द्रता यानी वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा संघनित हो जाती है, संतृप्त हो जाती है, तो वैसे स्थिति में वह रुक जाती है और एक जगह जमने लगती है, उसको कहते हैं संघनन की प्रक्रिया। यानी जब गैसीय स्वरूप, पानी का गैसीय स्वरूप बर्फ के रूप में या जल के रूप में बदलता है, तो उसको संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। यानी हम गैस, ये जो जलवाष्प है क्या है? ये पानी का गैसीय रूप है। पानी एक ऐसा तत्व है जो तीनों रूप में पाए जाते हैं, ठोस में बर्फ के रूप में, गैस में वाष्प के रूप में और तरल में, द्रव में जल के रूप में। तो जब गैसीय स्वरूप का ठोस में या तरल में रूपांतरण होता है, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन, कंडेंसेशन। और जब जैसे ही वो आर्द्रता ऊपर गई है और वह गैसीय रूप में है और वो धीरे धीरे ठंडा होता गया, तो वह जम गया, तो क्या हो गया? ठोस बन गया। और वह जमा नहीं, पानी बन गया, तो द्रव बन गया। यानी 0 डिग्री से ऊपर होगा, 0 डिग्री से ऊपर संघनन होगा तो पानी की बूंद बनेंगे, और 0 डिग्री से नीचे संघनन होगा तो बर्फ का गोला बनेगा। और इसी घटना से आपके वायुमंडल में शीत गिरता है, ओस गिरता है, तुषार पाला होता है, ये सारा घटना इसी क्रम से है। वो एक अलग चीजें हैं, ये यहाँ पर आ गए। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? हाँ, यहाँ थे, ठीक है ना, ये वाला भाग थे। अब झारखंड में वर्षा की मात्रा में असमानता पाई जाती है, सब जगह बराबर वर्षा नहीं हो रही है। ठीक है, छोटानागपुर के पठारी के कुछ भागों में अधिक वर्षा होती है, लेकिन दामोदर और सोनरेखा नदी घाटियों के मध्य से चलने वाली हवाओं के कारण झारखंड के भीतरी भाग में कुछ क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा सामान्य से अधिक होती है। ठीक है, यानी जब हम छोटानागपुर के पठार रांची वाले क्षेत्र में जाएंगे, वहां से चूंकि दोनों शाखाओं से हवाएं आ रही है, ऊंचा क्षेत्र है, घनीभूत हो रहा है और खूब जमकर वर्षा होती है, तो उस क्षेत्र में वर्षा का मात्रा ज्यादा होता है। और हमारे इस झारखंड के स्वर्णरेखा नदी बेसिन वाले क्षेत्र में यहाँ से जब वायु आती है, तो ऐसे ही वो आर्द्र भूमि बनी हुई है और ऐसे ही यहाँ आर्द्रता बनी है और यहाँ पर संघनित जल्दी होती है और इस क्षेत्र में भी वर्षा सामान्य होती है। ठीक है, नेत्रहाट का पठार झारखंड का सर्वाधिक वर्षा करने वाला क्षेत्र है, जहाँ 180 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र सबसे ऊंचा है, ऊंचा है तो वहां पर जल्दी संघनित होगा वायु, और जल्दी संघनित हो गया यानी कि जल्दी संतृप्त हो गया, और वहां पर वर्षा की मात्रा अन्य जगहों की तुलना में ज्यादा होती। ठीक है, फिर बोले राज्य में औसत वार्षिक वर्षा कितना है? 140 सेंटीमीटर, लेकिन राज्य के अधिकांश भूभाग में 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वर्षा काल में कुल वर्षा का 80%, यानी अभी जो वर्षा ऋतु है, इस वर्षा ऋतु में जैसे हम कहें कि राज्य की औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर, तो इसी समय वर्षा नहीं होगा। हम केवल इसी वर्षा को नहीं जोड़ेंगे, बल्कि जनवरी से दिसंबर में जितना वर्षा हुआ उस वर्षा को हम लोग पूरा कहते हैं औसत वार्षिक वर्षा, माने एक साल में जितनी वर्षा हुई। तो अभी जो वर्षा हो रहा है, ये पूरे वर्षा का 80% वर्षा काल में होता है, शेष 20%
ठंडा के दिन में हो गया या गर्मी के पहले हो गया, इसको क्या कहे 20% उस समय हो। ठीक है, अब यहां देखिए, अब शीतकाल अंतिम काल, यह शीतकाल, ये शीतकाल अंतिम काल है। इस काल में पूरा प्रदेश प्रति चक्रवाती अवस्था में होता है। प्रति चक्रवात, अभी जो आपको चक्रवात बताए थे, चक्रवात जो बताए थे, चक्रवात का ठीक विपरीत स्थिति को प्रति चक्रवात कहते हैं। अरे अभी जब मौसम साफ है तो अभी क्या कहेंगे, प्रति चक्रवात है। यानी जब बाहर की ओर उच्च वायुदाब, बाहर की ओर निम्न वायुदाब और केंद्र की ओर उच्च वायुदाब हो, तब उसको कहते हैं प्रति चक्रवात। चक्रवात में क्या था, केंद्र में निम्न वायुदाब, चारों तरफ उच्च वायुदाब, वो था चक्रवात। और जब चारों तरफ है निम्न वायुदाब और बीच में है उच्च वायुदाब तो कहलाएगा प्रति चक्रवात। तो सामान्य मौसम प्रति चक्रवात का परिचायक होता है। अभी जो मौसम है प्रति चक्रवात का मौसम। तो ये सीधे कह रहा है कि इस काल में पूरा प्रदेश प्रति चक्रवाती अवस्था में होता है, जिसमें यहाँ का मौसम साफ और अनुकूल होता है। ठंडा के दिनों में प्रति चक्रवात है। दिसंबर के मध्य में एशिया हो गया, ये दूसरा शब्द था। उच्च वायुदाब होने के कारण पछुआ पवनों की शाखाएं दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तथा वे फारस, उत्तरी भारत और दक्षिणी चीन की ओर बहने लगती है। ये पूरे हमारे यहाँ पर ठंडा कैसे आ रहा है, आपको बताएं, गर्मी बरसात खत्म हो गया है और यहाँ की भारत की जो भूमि है वह नम हो गई है, ठंडी हो गई है। इसके तुलना में यहाँ पर क्या बन गया, हाई प्रेशर बन गया और उसके ऊपर वाले भाग में और हाई बना हुआ है, तो उसके तुलना में हम लो में है। हिमालय में और ज्यादा हाई प्रेशर है और हमारे यहाँ पर उसके तुलना में कम है। तो हवा किधर से चलेगा, हिमालय से इस ओर आएगा। तो देख रहे क्या बोले, फारस, उत्तरी भारत और दक्षिणी चीन की ओर बहने लगती है। इसी चक्रवात से जब उत्तरी भारत में वर्षा होती है तो झारखंड में भी कभी कभी वर्षा होती है। तो यानी कि दिल्ली में जनवरी फरवरी में जो वर्षा हुई और उसका असर हमें यहाँ भी दिखाई देता है। तो शीतकाल में वर्षा जनवरी फरवरी में होना वह कभी कभार उत्तरी भाग में होने वाले वायुदाब के परिवर्तन के कारण होता है। अब यहाँ के बाद झारखंड में नवंबर के महीने का औसत तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। दिसंबर में तापमान और कम हो जाता है। रांची और हजारीबाग का औसत तापमान 16.2 डिग्री रहता है। यानी अगर पूरे झारखंड में हम कहते हैं तो सबसे अधिक ठंडा प्रदेश वही आपका पाट प्रदेश और रांची और हजारीबाग का पठार बनता है, क्योंकि वह ऊंचा प्रदेश है और पूरे झारखंड के तुलना में उस क्षेत्र का तापमान कम होता है। और जैसे जैसे हम अक्टूबर से नवंबर गए, नवंबर से दिसंबर गए, तापमान में गिरावट आने लगती और वो गिरावट को ही दिखा रहा है। जनवरी में नेतरहाट जैसे स्थानों का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है और झारखंड में दिसंबर में औसत तापमान सबसे कम रहता है। ये आपका मौसम हो गया। यानी मौसम को जो हम लोग पढ़े, 3 मौसम, क्या क्या, ग्रीष्मकाल, वर्षा काल, शीतकाल। तो यहाँ औसत वर्षा कब होती, कितनी है औसत वर्षा, 140 सेंटीमीटर। औसत तापमान गर्मी के दिनों में 29 से 45 के बीच में। ठीक है, सबसे अधिक गर्मी मेदिनीनगर, सबसे अधिक गर्मी मेदिनीनगर। ताप वृद्धि हमने लिखा जमशेदपुर में। ताप वृद्धि अलग चीज है बाबू और गर्मी अलग चीज है ना। ताप वृद्धि समझाए ना, कहीं पर 10 डिग्री था और गर्मी के दिनों में बढ़कर 40 डिग्री हो गया और आपका झारखंड में जमशेदपुर में अधिकतम 40 डिग्री गया और ठंडा के दिनों में अधिकतम 25 डिग्री गया। तो ताप कहां पर ज्यादा बढ़ा, तो ताप वृद्धि यहां पर, ताप वृद्धि कहाँ ज्यादा हुआ। और गर्मी कहेंगे तो गर्मी में तापमान आपका झारखंड में इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है। तापमान अगर कहा जाए तो जमशेदपुर और गढ़वा ये 2 क्षेत्र खूब ज्यादा गर्मी का क्षेत्र होता है, क्योंकि वो भी पूरा पठारी क्षेत्र है। आपका पाट प्रदेश से उत्तर पश्चिम की ओर है तो वहां भी गर्मी पड़ती है। ठीक है, ये हो गया। अब इसी आधार पर आपके प्रश्न आएंगे, जो भी प्रश्न होंगे। अब इसके बाद हम लोग अब हिस्ट्री वाला बना रहे हैं, उसको बनाने का एक दिन एग्जाम आपका हम ले रहे हैं। अब इसके बाद जो है यह झारखंड का जलवायु,
ये हम अभी क्या पढ़े हैं? झारखंड का जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, झारखंड का मौसम और झारखंड का जलवायु एक मजेदार पहलू है। और झारखंड के जलवायु को हम 7 अलग अलग भागों में बांटेंगे कि किस क्षेत्र में कौन सा जलवायु ये होता है, और इस हिसाब से 7 प्रदेश में बांटा गया है। इस 7 प्रदेश को पढ़ेंगे और एक ही दिन में हमको आगे पढ़ लेना है कि यहाँ का मिट्टी कैसा है, यहाँ का मिट्टी कैसा है। हम एक ही दिन में नदी पढ़ेंगे, एक ही दिन में आपका नदी और जितने भी आपका डैम है उसको एक ही साथ आ जाएगा, क्योंकि नदी के साथ सब मिला हुआ है ना। तो अब अगले क्लास में हम लोग झारखंड के जलवायु को पढ़ेंगे। जलवायु को पढ़ने के बाद ये जलवायु का 7 प्रदेश है, जो उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जिसको महाद्वीपीय प्रकार का जलवायु कहते हैं, मध्यवर्ती क्षेत्र उपमहाद्वीपीय प्रकार का जलवायु कहते हैं, पूर्वी संथाल प्रदेश डेल्टा प्रकार का जलवायु कहते हैं, पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र सागरीय प्रभाव का जलवायु कहते हैं, दक्षिण पश्चिम वर्षा क्षेत्र अथवा पश्चिमी सिंहभूम का मध्य पश्चिम भाग को आर्द्र जलवायु कहते हैं, रांची हजारीबाग पठार को तीव्र और सुखद प्रकार का जलवायु कहते हैं, पाट प्रदेश का शीत प्रकार का जलवायु कहते हैं। तो ये छात्र 7 जो है ये हम यहाँ पर बांट के पढ़ेंगे कहाँ पर कैसा जलवायु पाया जाता है। ऐसे समग्र रूप से क्या बोले कैसा जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु या उष्णकटिबंधीय जलवायु। लेकिन अब इसके अलग अलग हिस्सों में जो इसका उच्चावच है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, कहीं बराबर कहीं समतल कहीं खाई, इसके आधार पर जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, यानी मंडे के क्लास में आपका ये होगा। और मंडे क्लास देखिए 3:15 से शुरू कर देंगे। आज टीचर वाला बैच नहीं है इसीलिए हम निश्चिंत थे, है ना। मंडे को फिर 5 बजे से टीचर का बैच शुरू हो, इसलिए उस दिन हम शुरू कर देंगे। तो उस दिन हम क्या जलवायु पूरा करेंगे। जलवायु का तो मिट्टी को चलेंगे, झारखंड की मिट्टी कौन कौन सी है, झारखंड में कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है, झारखंड में कौन कौन सा डैम है, कौन कौन सा जलप्रपात है और किस नदी पर कौन सा है। अब हम नदी को थोड़ा सा लंबा पढ़ना होता है क्योंकि नदी से 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। झारखंड का नदी हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भूगोल का अगर कोई क्षेत्र, ये देखिए बेसिक चीज, अगर इसको आप बहुत अच्छा से नहीं समझते हैं तो आपके लिए पूरा भौतिक भूगोल समझना कठिन है। आप रट्टू मारते उसके बाद, और आप नहीं जानते कि कौन क्षेत्र ऊंचा है कौन क्षेत्र नीचा है, तो आप रटते। लेकिन आपके दिमाग में अब बैठ गया है कि झारखंड का ऊंचा क्षेत्र कौन है, तो नदी का प्रभाव पूरब की ओर होगा कि पश्चिम की ओर होगा, और कौन नदी कहाँ से निकल रही है, और तो नदी बनेगी तो भाई कहाँ से जलप्रपात बनेगा और क्यों बनेगा, ये आपको समझ में आएगा। और यही भूगोल का किसी भी चीज का कहीं कहीं भूगोल पढ़िए तो भौतिक प्रदेश को सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए, और भौतिक प्रदेश समझ गए तो आपको स्वतः वहाँ की अन्य घटनाओं की जानकारी मिल जाएगी। अब कहेंगे हम कि भाई मिट्टी कहाँ मिलेगा, कंकड़ कहाँ मिलेगा, बजरी कहाँ मिलेगा, जब जहाँ पर आर्द्र क्षेत्र होगा वहाँ उपजाऊ जमीन होगा, जहाँ पर शुष्क क्षेत्र होगा वहाँ मरुस्थलीय जमीन होगा। तो कहाँ पर तापमान ज्यादा है कहाँ तापमान कम है, उसके आधार पर हम मिट्टी को भी वर्गीकृत कर देंगे, हम सिंचाई वाला खेती को भी वर्गीकृत कर देंगे। तो ये भौतिक प्रदेश को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए भौतिक प्रदेश को समझने के लिए पिछले वीडियो को फिर से देखिए। अब ये आपका केवल केवल ये में गया ही है। ठीक है, चलिए ठीक है, आज का क्लास को यही रोक दे रहे हैं। ठीक है, अगले क्लास में फिर हम लोग